अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज को 7 अक्टूबर 2025 है और इन काफ़ी पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो रहा है जो मैं समझता हूँ कि आपको बताना ज़रूरी है और उसके बारे में एटलीस्ट कहना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोचा कि अभी मैं कह दूँ फ़ोन के ऊपर और क्योंकि काफ़ी पिछले 1-2 महीने में मैं देख रहा हूँ काफ़ी बहुत कुछ हो रहा है और मैंने काफ़ी जुलाई के बाद से तो मैंने इन पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तो मैंने कुछ बात ही नहीं की दुनिया के हालात पर। तो अभी अक्टूबर का महीना भी आ गया है और हफ्ता भी हो गया अक्टूबर को और मैंने सुना कि बहुत ही ज़रूरी है जो सितंबर में जो कुछ हुआ और अभी अक्टूबर में भी जो कुछ हो रहा है तो उसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 9 सितंबर 2025 को अभी भी रिसेंटली जो ये इसराइल IDF जो है ये आर्मी है इसराइल की, इसने कतर के ऊपर हमला किया और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कतर में सबसे पहला हमला हुआ पूरे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इसराइल ने इससे पहले कभी भी कतर पर हमला नहीं था किया और अभी सबसे पहले कतर पर हमला हुआ। और Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi pumani yung kotse. Oh my God! هذا هو المبنى الرابع، تشوفوا هذه كلها مباني. صار ضرب حوالي 15 ضربة. obviously सामने condemn We किया। are just learning about the Israeli attacks in Qatar, a country that has been playing a very positive role to achieve a ceasefire and release of all hostages. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. Today's breaking news underscored the importance of the report that we launched today. It lays bare a stark reality. The world is spending far more on waging war than on building peace. लेकिन इसराइल जो मिडिल ईस्ट में बीमारियां फैला रहा है अपनी और कभी यमन पर हमला करता है तो कभी सीरिया पर हमला कर रहा है, कभी लीबनान पर हमला कर रहा है, अभी कतर पर भी हमला कर दिया उसने। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स कतर के और कुछ सिविलियन भी और कुछ आर्मी के ऑफिशियल्स भी फौत हुए हैं। तो टोटल 6-7 लोग ऐसे बताया जा रहा है कि फौत हुए हैं कतर के। और ये भी इसराइल ने बहुत बुरा किया, जो कि जैसे कि हम जानते हैं कि जुल्म कर रहा है। मैं कंडेम करता हूँ कि जो इसराइल ने किया और ये बहुत ही ज़ालिम मुल्क है, ऑब्वियसली पूरे मिडिल ईस्ट को कब्ज़ा करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों ये 16 सितंबर 2025 को अभी भी यूनाइटेड नेशंस ने ये अभी भी यूनाइटेड नेशंस को पता चला कि UN कमीशन ने अभी भी रिसेंटली 16 सितंबर को ये फाइंड किया गज़ा के अंदर कि जो इसराइल जो कुछ कर रहा है गज़ा के साथ वो जीनोसाइड है। कितने दिन हो गए, अक्टूबर 7 2023 आज से पूरे 2 साल पहले इसराइल ने हमला करना शुरू किया था फ़लस्तीन पर और फिर गज़ा पर। और अभी 16 सितंबर को जाकर यूनाइटेड नेशंस को जब 750 तकरीबन 720 से भी ज़्यादा दिन जब गुजर गए इसराइल को फ़लस्तीन गज़ा के अंदर जुल्म करते हुए, तब जाके यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन उसने अभी जाके फाइंड किया कि ये जीनोसाइड है। The commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing with that genocide. But we are told that the number of children that have had one or both legs and arms amputated is greater than in any other conflict this century.
certainly we know the number of children who have lost one or both parent. The trauma, the psychological trauma for children will last their whole lives. These deaths are not accidents. They are not collateral damage. They are the direct consequence of a military strategy of saturation bombing and scorched earth when it comes to the infrastructure of Gaza and the people of Gaza. Residences, homes, hospitals, universities, schools, museums, churches, mosques, archaeological sites, roads, agricultural facilities, the fishing industry. Our reports over 2 years have built the full picture of the extent of the destruction. And the destruction is such, added in particular to the starvation policies, that the conditions of life in Gaza are unsupportable. हालांकि पिछले 2 सालों में 2023 से 2025 तक तो यूनाइटेड नेशंस खुद कंडेम भी करता रहा है इसराइल को, उसके बावजूद भी अभी जाके ये कह रहा है कि ये जीनोसाइड है। तो पिछले 700 दिन से भी ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस को कैसे ये पता नहीं चला कि ये जीनोसाइड है, ये भी खुद ही एक हैरानी की बात है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दिन बाद फिर ये यूनाइटेड नेशंस का UNGA 80th सेशन होता है, जनरल हॉल का जो डिबेट होता है, जो जनरल असेंबली का जो डिबेट होता है हर साल, अभी भी 23 सितंबर को शुरू हुआ और 29 सितंबर को ख़त्म हुआ यूनाइटेड नेशंस का। उसके अंदर अमेरिका भी आता है, इसराइल भी आता है और नेतन्याहू आकर यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली वाले हॉल में खड़ा होकर जो है वो स्पीच भी दे रहा है और यूनाइटेड नेशंस से अरेस्ट नहीं कर रहा। अभी भी कुछ दिन पहले तो खुद ही तो ये यूनाइटेड नेशंस से कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है वो जीनोसाइड है, फिर कुछ दिन बाद खुद ही नेतन्याहू आ जाता है स्पीच देने के लिए, डिबेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के एम्प्टी हॉल में, जबकि सारे जब छोड़ के चले जाते हैं, जब आता है नेतन्याहू सारे उसको देकर चले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के जो डेलीगेट्स हैं और कैंडिडेट्स हैं। Please order in the hall. 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 Please order in the hall and please be seated. Please order in the hall. वहाँ पर वो स्पीच भी देता है और अपना प्लान भी भाग के चला जाता है, पास करके चला जाता है नेतन्याहू, और कहता है कि वो क्या करना चाहता है, मिडल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है और ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, और यूनाइटेड नेशंस से सिर्फ देखते ही रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने ख़रीद लिया यूनाइटेड नेशंस को और यूनाइटेड नेशंस भी बिक गया है तो कुछ नहीं कर सका। इसके अलावा दोस्तों ट्रम्प आता है, वो कुछ पुठी सीधी बातें और बकवास करके चला जाता है। अमेरिका ने तो बनवाया था यूनाइटेड नेशंस को 1945, 80 साल पहले। And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. Here in the midst of war, the world's people collaborated in the drafting of a workable international constitution. It was a conference to write a people's charter, opening with the words, "We, the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind."
were many who doubted that agreement could ever be reached by these 50 countries, differing so much in race and religion, in language and culture. But these differences were all forgotten in one unshakable unity of determination to find a way to end war. तो ऑब्वियसली खुद ही यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर यूनाइटेड नेशंस को स्पीच दे रहा है, खुद ही यूनाइटेड नेशंस को कंडेम कर रहे हैं। ट्रम्प कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस किसी काम का नहीं है, और उसके अलावा कहता है कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं सिर्फ 7 महीनों में, और ये कोई भी कर ना सका। और ये भी काफ़ी अजीब बातें कर रहा है ट्रम्प। और इसके अलावा जो है नेटो को, जो कि खुद भी अमेरिका नेटो का पार्ट है, खुद ही नेटो को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज को भी ये एक हॉक्स कह रहा है कि ये सिर्फ एक झूठ पर मबनी है, ये हकीकत तो है ही नहीं क्लाइमेट चेंज। उल्टी सीधे बातें करके चला गया ट्रम्प भी। इसके अलावा दोस्तों ये भी अभी 29 सितंबर 2025 को ये ट्रम्प जो है ये अनाउंस करता है कि वो जो है गज़ा का एक नया प्लान अनाउंस करता है कि कैसे ये जंग रुकवाई जा सकती है, इसराइल और जंग की गज़ा पीस प्लान कह सकते हैं आप। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed, not at my request, believe me, I'm very busy, but we have to make sure this works. The leaders of the Arab world and Israel and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it, and we'll do it right, and we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. In our meeting today, Prime Minister Netanyahu was very clear about his opposition to a Palestinian state, and he continuously mentions October 7th, and I understand that. Most people do. Several countries have foolishly recognized the Palestinian state. As you know, some of our European friends, allies, good people, but they're really, I think, doing that because they're very tired of what's going on for so many decades. I challenge the Palestinians to take responsibility for their destiny, because that's what we're giving them. We're giving them responsibility for their destiny, fully condemn and prohibit terrorism and earn their way to a brighter future. They don't want the life that they've had. They've had a rough life with Hamas. तो ये भी मेरे ख्याल में झूठ है बिल्कुल, और ऐसा नहीं लगता, क्योंकि फरवरी 2025 में अभी भी कुछ महीने पहले ही ट्रम्प ने ये अनाउंस किया भी था गज़ा पीस प्लान, और तब तो वो फेल हो गया था, जंग तो फिर भी नहीं रुकी, और अभी फिर ये कह रहा है अमेरिका, और खुद ही इसराइल को भी वार्न कर रहा है अभी कि अगर जंग ना रुकी तो वो इसराइल को भी नहीं छोड़ेगा, पता नहीं फलाना टमकाना, लेकिन फिर भी ये जंग तो नहीं रुकने वाली। और ये भी ट्रम्प का झूठ ही लगता है, ये सच नहीं लगता। जैसे कि अब जानती पिछले पहले भी बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल चुका है ट्रम्प, और अभी भी ये झूठ ही है, और फिर ये बकवास ही कर रहा है, और जंग रुकने वाली तो नहीं है मेरे हाल में। लेकिन पिछले 2 सालों से ये जो इसराइल को सप्लाई करता रहा वेपन्स, भड़काता रहा फ़लस्तीन के खिलाफ, तब ये कहाँ पर था, तब इसका पीस प्लान कहाँ पर था, और अभी अचानक इसको पीस प्लान याद आ गया। कोई इसकी समझ नहीं आती ट्रम्प का, ये बहुत ही बेवकूफ़ पागल इंसान है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया कि हाँ ये जो है पीस प्लान होना चाहिए, अमेरिका की साइड दी, लेकिन ये शहबाज शरीफ भी इतना बेवकूफ़ बनता है, जैसे आप जानती हैं कि ये PMLN के तो शुरू से ही मैं खिलाफ हूँ। इमरान खान को बेचारे को बंद कर रखा है जेल में इन्होंने, वो भी इलीगली। और इसके अलावा ये जो शहबाज शरीफ है, इसने
ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया। इसका जो है ना ये एक्सपोज हो गया है कि ये एक पुपट है अमेरिका का और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जैसे कि इमरान खान कहता था। तो बहुत ही ये अमेरिका के पाँव चाटने लगा है शहबाज शरीफ ट्रम्प के, और हर मामले में इसकी साइड दे रहा है। और ऑब्वियसली इस दफ़ा एक्सपोज ही हो गया कि इसने ये गद्दारी कर ली इसने इस्लाम के साथ भी और फ़लस्तीन के साथ इसने की और पाकिस्तान के साथ ही शहबाज शरीफ ने, कि इसने ये गज़ा पीस प्लान जो है एक्सेप्ट किया है। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. लेकिन जैसे आप जानती हैं कि ये झूठ पर मबनी है, ये जंग तो शायद रुकने वाली तो है नहीं। जितनी भी ट्रम्प कोशिश कर रहे हो, ट्रम्प तो झूठ ही कह रहा है और ये इस झूठ पर ये शहबाज शरीफ ने यकीन कर लिया और पाँव चाटने लगा ट्रम्प के। इसके अलावा दोस्तों अभी भी ये ग्लोबल समूड फ्लोटीला जो उसका जो चल रहा है कि वो काफ़ी एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली 3 महीने पहले जुलाई 2025 में बना था, बहुत ही रिसेंटली बनाया भी, और ये तो इवन ईरान और इसराइल की जंग के बाद ही बना है अभी जुलाई में। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा लोगों ने इस पर हिस्सा लिया और 44 कंट्रीज़ जो हैं पूरे दुनिया में, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर की हैं, डार्क ग्रीन कलर की, वो रेडी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। और सिर्फ इंडिया जो है वो नहीं है क्योंकि वो रेड कलर का है, वो इस ग्लोबल फ्लोटीला का हिस्सा नहीं है। और ये है कि असल में ये कंपनी ये है कि इसका मेन मकसद है कि इसराइल में जंग रोकना और ब्लॉकेड को ख़त्म करना और ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिसिन वहाँ के लोगों को सप्लाई करना, यानी ये वहाँ गज़ा के लोगों की मदद करने के लिए ये जुलाई 2025 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया जो कि ज़ालिम है खुद भी वो पीछे हट गया, वो मदद नहीं करना चाहता फ़लस्तीन की, जैसे कि जानते हैं कि इसराइल की साइड है, इसलिए वो रेड कलर का है मैप के ऊपर। हैरानी की बात है कि अमेरिका खुद भी इसका हिस्सा है, वहाँ के लोग हैं जो खुद ही इसका हिस्सा हैं। और अभी भी रिसेंटली खबर आ रही है कि काफ़ी इसराइल ने IDF ने इसको इंटरसेप्ट किया ग्लोबल फ्लोटीला को और हमला भी किया उसके ऊपर, और वो उनको अंदर नहीं आने दे रहे, वहाँ गज़ा के लोगों की मदद नहीं करने दे रहे। और पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, और ग्लोबल फ्लोटीला के साइड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसराइल के खिलाफ। तो अल्लाह करे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसराइल को हरा दे, मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह से, और इसराइल का अल्लाह हकमा अता फरमाए और नेतन्याहू को भी अल्लाह घर करते हमेशा के लिए, बिल्कुल इसका फ़िरौन की तरह ही इंशाल्लाह अंजाम होगा। तो ये भी खबर आई है कि रिसेंटली 2 अक्टूबर 2025 थर्सडे को, अभी भी तकरीबन आज को ट्यूसडे है 7 अक्टूबर है, तो आज को 4-5 दिन पहले थर्सडे को 2 अक्टूबर को ये इंडिया ने धमकी दी है पाकिस्तान को। राजनाथ सिंह जो है उसने बकवास की है, कह रहा है कि सर क्रीक जो एक 96 किलोमीटर लंबा एक ईस्ट जो आ रही है जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को कनेक्ट करता है, एक पानी है बहुत ही लंबा 96 किलोमीटर लंबा, उसमें वो असल में वो उनका कहना है कि मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और फिर पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि वो पाकिस्तान को मैप से ही इरेज कर देगा। साथियों, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया।
आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। तो जो जवाब में पाकिस्तान ने भी धमकी दी है इंडिया को कि इस तरह अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो वो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अंदर जाके इंडिया के मारेगा, कई किलोमीटर अंदर, कई 100 किलोमीटर अंदर जाके बड़े बड़े शहर के अंदर हमला करेगा इस दफ़ा अगर इंडिया बाज ना आया। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने ठीक किया। ये भी फिर पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया को उसके उन्हीं के जहाज़ों के अंदर इस दफ़ा दफन कर देंगे। बिल्कुल ठीक किया पाकिस्तान ने, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे ही जवाब का जवाब ऐसे ही देना चाहिए। और एडवेंचर किया था और जिस तरह जिद्दत उठाई है, दोबारा एडवेंचर करेगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने जिस तरह बहादुरी के साथ अल्लाह ताला की मदद के साथ जो है वो जंग जो है, जो पिछला जो एपिसोड जो है वो कामयाबी तक और कामरानी तक पहुँचाया है। अगर वो दोबारा जो है अपनी इज्जत जो है जो मट्टी में मिली हुई है उसको बहाल करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो मेरा ख्याल है और ज़्यादा ख़राब हो। पाकिस्तान को मिटाने का सोचने वालों, किसी गलतफहमी में ना रहना। नई लड़ाई छेड़ी तो जवाब होलनाक होगा। भारत के दूर दराज इलाकों तक हमला करेंगे। पाक फौज का भारतीय स्टैब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल, दुश्मन को सख्त वार्निंग भी दे दी। कहा पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की गुफ्तगू नाकाबिले कबूल है। अगर ऐसा हुआ तो मिटाना दो तरफा होगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारतीय वजीर दिफा और फौजी सरबराहान के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तकबिल के तबाकुन तनाज़े का बाब खोल सकते हैं। जारहियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश करते बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। दिहाइयों से भारत ने खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया। हकीकत दुनिया के सामने है कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। ISPR के मुताबिक भारत दोबारा तसादुम का ख्वाहिशमंद दिखाई देता है। पहले भी भारतीय जारहियत ने दो जौहरी कुव्वतों को शदीद कशीदगी की दहलीज पर ला खड़ा किया था। क्या अपने जंगी तैयारों के मलबे और पायलट्स के नुकसान को भूल गया है? पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया कि अब हम जोग्राफियाई तहफ्फुज़ की देवमालाई सोच को तोड़ देंगे। ये इंडिया शायद ये भूल गया है कि आज से 6 साल पहले सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर इमरान खान ने धमकी दी थी ये कहते हुए कि अगर फ्यूचर में अगर कहीं इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तक भी जा सकती है, न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है। जब इमरान खान ने ये न्यूक्लियर जंग की जब धमकी दी थी कि इस दफ़ा दोनों की तरफ नुकसान होगा तो पूरी दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर तब से ये जो है इंडिया डरा हुआ है। 2 nuclear armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. If this goes wrong, you hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed?
लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा। और ओबियसली उन्होंने अभी भी पाकिस्तान ने ये इंडिया को कहा कि अगर इस दफ़ा अगर जंग हुई तो दोनों ही मैप से इरेज हो जाएंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने ठीक कहा कि दोनों की तरफ से ओबियसली नुकसान होगा। और अल्लाह करे कि इंडिया अपने नाकाम इरादों में, अपनी बेईमानी में कभी कामयाब ना हो, और अल्लाह इंडिया को भी, इंडिया की हुकूमत को भी हतम तबाह कर दे। जो जितने भी ज़ालिम मौजूद है पूरी दुनिया में, उनको अल्लाह ताला तबाह और बर्बाद कर दे। तो आज की वीडियो इतनी थी, तो अल्लाह हाफिज़। Two nuclear-armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. Supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fear, worry, that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations.